मोही। सब कुछ हो, अच्छे हो, क्या बात है। एक नाम आया है मृत। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। चलिए, संगीत 17 सही टाइम टाइम अच्छा किया, सही समय पर तैयारी आपने शुरू की है, अच्छी बात है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर एडवर्ब का एक अगला पार्ट समझेंगे। हमने आपके साथ मिलकर हमने आप सभी के साथ मिलकर पिछली क्लास में एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब पहचान कैसे जाती है, एडवर्ब के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और उसी के साथ हम लोगों ने पढ़ने का काम किया कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडवर्ब की एग्जैक्ट प्लेसमेंट कहां होती है, उसे कहां लिखा जाता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने समझा। आज हम आप सभी के साथ मिलकर करेक्ट यूसेज की बात करेंगे। करेक्ट यूसेज यानी कि किसी भी लिखे वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग सही तरह से कैसे किया जाए, ठीक है। सही वर्ब को चेंज कर दीजिए एडवर्ब, ठीक है। तो कैसे सही तरह से यूज करते हैं एडवर्ब का हम लोग को समझना होगा, ठीक है। और इस समझने समझाने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले समझने का काम करेंगे दो खूबसूरत सी बात, एक हो गया वेरी और एक हो गया मच। जब वेरी और मच की हम बात करते हैं तो इन दोनों की हिंदी यानी दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, दोनों की हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है बहुत, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं बच्चों, जब हम इसका यूज करते हैं तो वेरी का हम यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, और हम मच का यूज करते हैं किसके साथ बेटा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल ये क्या लिख दिए हो, मैं आपको समझाता हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये वही बात है लेकिन कहने का तरीका है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़कर इसे यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, तब इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं इसे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मच हम कहां यूज करते हैं, जब हम किसी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं किस तरीके से एडजेक्टिव की तरह से, तब हम इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखूंगा, आप लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर लिखेंगे और उनमें वेरी या फिर मच को इंसर्ट कर देंगे। मैंने आप सभी के सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़कर अपने आंसर बता करेंगे। चलिए चलिए आज फटाफट से। शाबाश। चलिए दोस्तों, अब इन सभी सवालों के जवाब बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई भी बात आपके लिए मुश्किल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल होने की वजह से आपने चुपचाप से लगा दिया मच को। इन अबाउट इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है जो इस नॉवल को क्वालिफाई करता है। मैंने आपसे पूछा कैसा नॉवल बताओगे, इंटरेस्टिंग, तो आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की वजह से हमने वेरी बता दिया। मैं कहता हूं व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड, आपने कहा रिजल्ट। नाउन से पहले ही आया हमारे सामने पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म की वजह से बना है पास्ट पार्टिसिपल, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या लगा दिया मच। ही वाज ब्लैंक एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल है, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या लगा दिया मच। इजी हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी हो गया, है ना, सिंपल, बहुत प्यारा सा सवाल हो गया, ठीक है। अब वेरी मच का कुछ और कांसेप्चुअल सवाल आपको देता हूं, मैं आपके सामने कुछ प्यारे सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा वेरी मच को फिट करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बार सभी सवाल के जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है लिखित तो आप हमारी टीम को मैसेज कर दीजिएगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बनाओ बनाओ बनाओ। जिद किस बात की तेरी के मारे भी ज्यादा। अब वैल्यू मच के इन सवालों को आप देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैल्यू मच के इन सभी सवालों को ध्यान से देखने पर हमें ये समझ में आता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रोल है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल को हम ध्यान से देखते हैं तो वैल्यू हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के लिए, और मच हम यूज करते हैं इसके लिए दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। इसलिए यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं पहले वाक्य में ही स्ट्रांग पॉजिटिव डिग्री होने की वजह से हम लोगों ने दिया वेरी रमन वाज टॉलर देन प्रिया, चलिए टॉलर में कंपैरेटिव डिग्री है, तो अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने क्या यूज कर डाला, मच को यूज कर डाला, ठीक है। अगला सवाल, माय फ्रेंड हैज बिकम ब्लैंक मोर एक्सपीरियंस देन हिना। अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो थर्ड फॉर्म है अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। बोलो हां, इससे पहले लिखा हुआ ये मोर बताने की कोशिश कर रहा है, ये बन गया क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या बताया हमने आपको, भाई मच का यूज करना बताया, बोलो हां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बच्चों को अगला सवाल समझना है, तो क्या है, एमएस धोनी इज मोस्ट एक्टिव। आपको ये तो अपने आप में क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। आपने पॉजिटिव कंपैरेटिव के बारे में बताया है ना, सुपरलेटिव काम करेंगे, आप तो सुपरलेटिव के बारे में बता देते हैं भैया, कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे दिल में। सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले हमें आर्टिकल ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बोलो हां, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर्टिकल ज्यादा यूज करते हैं तो हम इससे पहले क्या यूज कर सकते हैं, मच, और अगर नेगेटिव सेंस वाली है कोई तो फार का यूज कर सकते हैं, इजी हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए सवाल का मतलब क्या होगा, बताओ आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के साथ है। पहले हमने क्या लगा दिया, ठीक है, हमने इससे पहले एडवर्ब मच यूज कर दिया, ओके, करेक्ट हो बेटा, नाइस। प्लीज हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भाई, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव लीस्ट में बनाया, बाहर में लगा दिया। अब मच यहां इसके साथ जगह नहीं, क्योंकि मच और लीस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगा देते हैं, फार, क्या लगा देते हैं, फार लगा देते हैं, करेक्ट हो गया, आ गया ना, नाइस, ओके। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं आपके साथ एक प्यारे से शब्द के बारे में बताने वाला हूं, देखो जरा प्यारे से शब्द क्या लिखा है भाई। देखो भाई, ये शब्द लिखा है ओनली। एक काम करते हैं, पहले छोटा सा गेम खेलते हैं, एक काम करते हैं, पहले छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपके सामने 3 वाक्य लिखूंगा, आप उन 3 वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे छोटे भाइयों 3 वाक्य लिखे हैं, इन 3 वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है, आप मुझे बताएंगे इन तीनों के मीनिंग में आपको क्या फर्क समझ आ रहा है, बताओ जरा। जाने सार है। तीनों का मीनिंग आपको बताना है, तीनों के मीनिंग में क्या फर्क है।
नाइस, चलो बेटा। अभी तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तीनों का मीनिंग क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन तीनों के वाक्य में एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ओनली की जगह बदल सकती है। आगे बोलो हाँ, ठीक है? अब इस ओनली को लेकर लफड़ा अधिकतर पेपर्स में दिया जाता है, ठीक है ना जी? अब ये लफड़ा दिया जाता है लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? कैसे? आज बड़े ध्यान से सुनना। ओनली की पहली खास बात ये है कि ये ऐसा शब्द है, ये उसी का अर्थ क्वालीफाई करता है, ये उसी का अर्थ क्वालीफाई करता है जिसके साथ यूज होता है। यानी कि इट क्वालिफाइज द मीनिंग, इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद व्हिच इट इज यूज्ड, ठीक है ना? ये सिर्फ उसी शब्द के अर्थ को क्वालीफाई करता है जिसके साथ इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए वाक्य में ये नॉवेल्स के अर्थ को ही क्वालीफाई कर रहा है, इसलिए वाक्य में राइट्स के अर्थ को, इसलिए वाक्य में ही के अर्थ को क्वालीफाई कर रहा है। पहली बात समझ आ गई? अब हमें देखना है कि क्वालीफाई कैसे करता है, ठीक है? ही राइट्स ओनली नॉवेल्स, वो सिर्फ नॉवेल्स लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो ना तो कोई पोएम लिखता है, ना कोई वो ड्रामा लिखता है, उसके अलावा कुछ और चीज वो नहीं लिखता है, ठीक है? खत्म। दूसरे लिखे हुए वाक्य में ही ओनली राइट्स नॉवेल्स, वह सिर्फ लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना तो वो उन्हें प्रिंट करवाता है, ठीक है? मेरी बात समझ आ रहा है? ना ही वो उन्हें स्टेज पे परफॉर्म करता है, ना ही कुछ और काम करता है। वो इंसान ऐसा है जो सिर्फ लिखने का काम करता है और लिखता है, बात करता है। ना तो वो उसे प्रिंट करवा के लोगों को बेचता है, ना ही वो उसे स्टेज पर परफॉर्म करता है। मैंने कहा ओनली ही राइट्स नॉवेल्स, इसका मतलब क्या समझ में आया? नोबडी एल्स, यानी कि कोई और नहीं, केवल वही इंसान है जो नॉवेल लिखता है, उसके शब्द में और कोई नहीं लिखता है, ठीक है ना? जब आप इस ओनली का इन तीनों वाक्यों में प्रयोग होते हुए देखते हो, तो आपको एक बात समझ में आती है क्या कि जब भी हम ओनली किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये हमें बताता है, बताने को कहते हैं कन्वे करना। इसका हमें भाव या अर्थ समझ आता है। इट कन्वेज अ पैरेलल पॉसिबल मीनिंग। पैरेलल मतलब होता है समानांतर, संभव अर्थ। एक ऐसा अर्थ भी हमें बताने का काम करता है जो समानांतर है, यानी वाक्य में लिखा नहीं पर हमें समझ में आता है। जैसे अगर कोई आपको वाक्य ये कहे कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस केवल को अगर तनु के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये समझ में आता है कि आप किसी और से प्यार की उम्मीद नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही है ना? यही बात अगर मैं ऐसे कह दूं केवल मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसका मतलब कोई और तुम्हें प्यार नहीं करता। मेरी बात समझ में? अब यही वाक्य मैं फिर से कह देता हूं मैं केवल प्यार करता हूं तुम्हें, इसका मतलब ना मैं तुम्हें जीवन में चाहता, ना मैं तुम्हारे साथ की उम्मीद करता। सिर्फ प्यार करना दूरी की भी संभावना हो सकती है। समझाने के लिए उदाहरण है, प्लीज पर्सन वाले। तो ओनली जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ओनली गंदा बच्चा है, अलग अलग अर्थ बताने की कोशिश करता है, जिसके साथ यूज होता है केवल उसी के ही अर्थ को समझाने की कोशिश करता है। बोलो हां, ठीक है बेटा? यहां तक बात समझ आ गई? ओके, जब यहां तक बात समझ आ रही है आपको तो इसी के बेस पर मैं आपके सामने छोटे-छोटे 3 सवाल लिख रहा हूं, जरा मुझे बताने की कोशिश करना। मैंने पहला बात कही ओनली हिज सन, ठीक है? और दूसरी बात कही हिज ओनली सन। भाई इन दोनों के अर्थ में क्या फर्क है? चलो बताओ जरा फटाफट से। जाने सार है मेरे यार नाराज़गी तेरी। चलो बताओ, दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों में अगर हम अर्थ बताने की कोशिश करेंगे तो ओनली हिज सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब निकल कर आता है कोई और नहीं, नोबडी एल्स, ठीक है? एल्स मतलब अन्य होता है, अदर होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नोबडी एल्स, कोई और नहीं, केवल उसका बेटा। मैंने सेड हिज ओनली सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका इकलौता, यानी कि उसका सिर्फ एक ही बेटा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, हिज ओनली सन। समझ आया बेटा? ठीक है? अब आपके लिए हम लेके चलते हैं एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे गए हैं उस बात को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चार सवाल लिखे हैं, चारों को बड़े ध्यान से पढ़कर देखें और बताएं इनमें आपसे अगर कोई गुस्ताखी हो सकती है तो हम उसे करेंगे। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बनाते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक बार फटाफट से बना देते हैं प्लीज। अब जो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है मुझे 4 सही लग रहे हैं, बेटा देखो ध्यान से। आपको किसी वाक्य में ओनली का यूज होता नजर आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस शब्द को क्वालीफाई कर रहा है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है इसका दूसरा जो अर्थ निकलता है वो सही है नहीं है। ये ओनली इट्स, वह केवल खाता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनी, वह केवल खाता है। अरे नॉनसेंस हो गई सर। खाने की बात कब की जाएगी? जब उसे भूख लगती है, यानी कि इस ओनली को यहां ना होकर कहां होना चाहिए? इस ओनली के लिए कैसे पहले समझ आ गया भाई? अगला सवाल, हिज ओनली वाइफ डाइड इन, उसकी इकलौती बीवी। भाई साहब यहां हिंदुस्तान में एक ही बीवी होती है, हिंदुस्तान में एक ही बीवी का कल्चर है बेटा। तो यहां पर हिज ओनली वाइफ में कहकर आपको कहना होगा क्या चीज? ओनली हिज वाइफ, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? नोबडी एल्स, कोई और नहीं, केवल उसकी बीवी एक्सीडेंट में मर गई, ठीक है? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ओनली विथड्रॉ 10,000 रुपीस। सर ओनली विथड्रॉ का मतलब गलत हो गया। ओनली विथड्रॉ का मतलब केवल निकाल सकते हैं, इसका पैरेलल मीनिंग तो बन नहीं रहा। आप यहां कितनी अमाउंट कह रहे हैं? अमाउंट कह रहे हैं ओनली 10,000 रुपीस, केवल 10,000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं। मेरी बात समझे? भारतीयों के अनुसार, इंडियन लोगों के अनुसार किसी भी लिखी हुई अमाउंट के आखिर में ओनली लगाना ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है? आप जब कोई चेक बनाते हो या कोई भी चेक किसी के लिए आप इशू करते हो तो चेक में लिख देते हो ना 2,000 रुपए ओनली, ओनली आखिर में कभी नहीं लगता है, ठीक है? ध्यान रखना। गेस ओनली आप बिल्कुल गलत हो गया, आप कहेंगे ओनली गेस, केवल गेस और कोई नहीं, यहां आने की इजाजत रखता है। बात समझे? है ना? अब मेरे बच्चों आपको कैसी बात कर रहा हूं, आप लोगों को खूबसूरत बात आती है यार क्या कि अगर हम इस ओनली की बात करते हैं तो ओनली अपने आप में एडवर्ब की तरह भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। ये मतलब दोनों तरह से काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह से भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर रहा है कि ना? ठीक है? बात समझे? कैसे कर रहा है? क्योंकि देखो ना आप बड़े प्यार से इसको देखो यार, कितनी खूबसूरत सी बात है। यहाँ गेस्ट अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का काम कर गया, बोलो हां। यहाँ 10,000 रुपीस नाउन पूरा फ्रेज है, ओनली एडजेक्टिव का काम कर गया, बोलो हां। मेरी बात समझे? यहाँ पर ये पूरा का पूरा समय को बताने वाला वाक्य है, ओनली किसका काम कर गया? एडवर्ब का काम कर गया। यहाँ पर सब हम लोगों ने वर्ब से पहले लिखा देखा, एडवर्ब का काम कर गया। तो बच्चों ये चीज मुझे बार-बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या हुआ? बताओ। बात समझे?
क्लियर हो गया? बहुत इजी है, ठीक है? चलो अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। एक प्यारा सा खूबसूरत सा शब्द मेरे दिल में आया, सोचा इसके बारे में बता दूं। मेरे दिल में ये शब्द आया, सोचा चलो इसके बारे में बता दूं। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम एक काम करते हैं, छोटी सी लड़ाई करवा देते हैं, ठीक है? छोटी सी लड़ाई करवा देते हैं और लड़ाई हम किसी कर लेंगे क्वाइट भरे या फिर वेरी भरे या फिर मच भरे। एक लड़ाई करवा के देखते हैं, ठीक है ना? एक लड़ाई करवा के देखते हैं कि इस लड़ाई में, ठीक है? एक लड़ाई कर सकते हैं और देखें इन लड़ाई में कौन जीतता है। दिल दिया गल्ला करांगे ना 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 के बना के दिखाएं। मेरे पापा भी आपसे इंग्लिश सीख रहे हैं सर। पापा जी को नमस्कार बोलना और उनको बोलना वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं सिखा रहा, बल्कि ये मेरी बड़ी अच्छी किस्मत है कि वो मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं सिखा रहा, उनको मेरी तरफ से नमस्कार कहना। मेरे बच्चे एक बात सवाल लिखे हैं, एक बार मेरी तरफ से इनको जरा ठीक से आंसर करके दिखाएं प्लीज। चलिए 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 बना के दिखाएंगे फटाफट से। देखो इन सभी लिखे हुए बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझें। लिखे हुए बातों में छोटी सी लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है, मेरे दिल में एक बात आई, पहली बात तो इस क्वाइट को हम कई और शब्दों से गलत पढ़ लेते हैं। इस क्वाइट को हम एडजेक्टिव कहते हैं जिसका मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है? इस क्विट का मतलब होता है अपने आप एक वर्ब, ये अपने आप एक वर्ब है और इस क्विट का मतलब होता है टू अबैंडन। इसका अर्थ होता है मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में ही टू अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। आपने पढ़ा ना क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा है? बोलो एक मिनट का ऐसा कैसे हो गया? हाँ, जुल्फे सवाल भूल गया था मैं, ठीक है? ऐसा कैसे हो गया? जुल्फे सवाल भूल गया, क्विट इंडिया छोड़ना। अब इस क्वाइट का मतलब पता है क्या होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली शब्द किससे बना हुआ? कंप्लीटली शब्द बना कंप्लीट से। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एडजेक्टिव से पढ़ा, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एडजेक्टिव पढ़ा। अब कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, माफ कीजिएगा। कंप्लीट अपने आप में नॉन रीडेबल एडजेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? नॉन रीडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। नॉन रीडेबल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? नॉन रीडेबल एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया कि ऐसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं जिसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता। वेरी सिंपल। तो भाई आज टायर्ड अपने आप में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए मच हमने लगा दिया राइट का कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता। कोई लगा दिया। चलो भाई क्वेश्चन 3 4 5 तीनों का आंसर करना। चलो 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 आंसर बनाना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करते हैं। यानी कि ही वाज इल, मेरा जो इल नॉन रीडेबल एडजेक्टिव है, इसका कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता, इसलिए क्वाइट में चिपका दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट सुपरलेटिव होने की वजह से आप यूज करेंगे मच द मोस्ट इंपोर्टेंट। दे फाउंड परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर द वेडिंग। परफेक्ट इज समवन यू कैन से परफेक्ट इज अ नॉन रीडेबल एडजेक्टिव एंड व्हेन इट कम्स टू अ नॉन रीडेबल एडजेक्टिव व्हाट डू यू यूज? यू सिंपली यूज क्वाइट, ओके? द आंसर आ गया ना? द आंसर आ गया ना? चलिए तो इजी हो गया दोस्तों, इजी हो गया है क्या? है भाई? अच्छा थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए ये अच्छा सवाल है, मतलब ये छोटे-छोटे शब्द हैं, आपको परेशान कर देते हैं, तो ये अच्छा सवाल है, यू मस्ट हैव लर्नड इट केयरफुली। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू वर्ड्स। दिस इज अनदर वर्ड एंड दीस टू आर द एडवर्ब्स हियर, राइट? इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? मेरे बच्चों जब आप इनको बोलने की कोशिश करते हैं तो पहला लिखा हुआ जो शब्द है, आपके इस शब्द को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं और ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनको जब हम देखते हैं तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। कैसे परेशान हो जाते हैं? ध्यान से जब आप इनको ध्यान से देखते हैं तो इनको लेकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? इन तीन की आवाज टू 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 ऐसा नहीं है, इन तीनों की एक ही आवाज है, ना टू तीनों को, ठीक है? मुझे कह रहा है सर ऐसे इंग्लिश बोलना और सिखा दो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ठीक है? जब तक आप ऐसे इंग्लिश बोला करें। एक्चुअली ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे मैं एक्चुअली इंग्लिश एक्सेंट में बोल गया कुछ बात सारे चेहरे ऐसे इंग्लिश बोला करो। बेटा एक्चुअली ना हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश को पहली बार सीख रहे हैं और उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को धीरे-धीरे इस तरह से बोलना सिखाऊं, ठीक है? हैप्पी? फाइन? चलिए। अब इसको हम बोलने का काम करते हैं इट इज इनफ। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया, अब मैं आपको इनका मीनिंग समझाऊंगा, कांसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो टू का मीनिंग निकल आता है मोर देन रिक्वायर्ड के लिए। इसके लिए अर्थ निकलता है मोर देन रिक्वायर्ड के लिए, यानी कि आपके लिए जो चीज जितनी उपलब्ध है, ठीक है? आपके लिए जो चीज जितनी उपलब्ध है आपको उससे ज्यादा मिल जाएगा। चलिए गौरव आप लोग डेली शॉर्ट देखना शुरू करो बेटा। डेली शॉर्ट्स में आपके लिए वोकैबुलरी का कंटेंट आता है। डेली शॉर्ट्स में आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन का कंटेंट आता है, ठीक है? आ जाओ। टू की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है समथिंग व्हिच इज मोर देन रिक्वायर्ड। कोई चीज अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए, जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसका हमेशा प्रभाव कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? यानी नेगेटिव मतलब हो गया एक ऐसा कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए। अगर आपको चाय मीठी पसंद है, अब चाय में अगर मीठा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कैसा फील होगा? आप बोलोगे चाय नहीं पी जाए, छोड़ देंगे, नेगेटिव सेंस। मेरे बच्चों जब इस टू की बात करते हैं तो इस टू को हम हमेशा किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं। इस टू को हम हमेशा एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं। जब आप इनफ यूज करते हैं तो इनफ का मतलब हुआ एज मच एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी जरूरत उतनी ही कोई चीज अगर मिलती है तो हमारा बिहेवियर उसी के लिए पॉजिटिव हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का यूज करते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का यूज करते हैं। गॉट इट? लेट मी राइट सम सेंटेंसेस फॉर यू। इफ आई से this tea is hot and if I say again this tea is hot enough, can you tell me the meanings? आप इन दोनों बातों का अर्थ मुझे बताने की कोशिश करें प्लीज, कोशिश करें प्लीज। नाराजगी तेरी
दोनों लिखे हुए वाक्यों का अर्थ हम समझने का काम करते हैं. This tea is too hot. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है. और चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है तो इसका मतलब मीनिंग नेगेटिव हो गया है. और नेगेटिव मीनिंग का मतलब क्या हुआ? चाय को पिया नहीं जा सकता. ठीक है, फिर लिखा हुआ दिस टी इज हॉट इनफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ? चाय इतनी गर्म है. कौन सा पॉजिटिव मीनिंग से निकल कर आ रहा है? और अगर पॉजिटिव मीनिंग निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया जा सकता है. फर्स्ट समझ आ गया दोनों मतलब. अब बच्चों इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन पूछता है. चलो आप थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं ना. मैं क्वेश्चन यहां पर लिखा हूं, आपको ध्यान से पढ़कर देखना. और उन्हीं क्वेश्चंस में छोटे-छोटे कांसेप्ट्स जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं वो आपको समझ आएंगे. ठीक है, तनु सलोनी ईशा आदित्य गौरव रोजादीन. ठीक है, विष्णु भाई. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ. एक बार फटाफट से बच्चों इन सभी सेंटेंसेस को पढ़कर देखेंगे. मैंने आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं. इन चार सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर मुझे यस कहेंगे. ठीक है, जाने सार है. अब आओ. ठीक है, अब इनको ध्यान से समझने का काम करते हैं. देखो, हमने अभी भी समझा दिस टी इज टू हॉट. इसका मतलब कैसे आया? चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है. फिर हमने लिखा दिस टी इज हॉट इनफ, इतनी गर्म है जितना पिया जा सकता है. मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव बनता है. अब क्या है कहानी? ही इज टू पुअर. यहाँ पे इसका मीनिंग नेगेटिव निकला है तो नेगेटिव की वजह से हम लोगों ने एडजेक्टिव समझा. हम सम का यूज नहीं करते. सम की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? एन लिखना पड़ेगा. पहले क्वेश्चन समझ लिया. ठीक है, दूसरा वाक्य बताओ. लिखा है टीना इज टू टायर्ड. सर टू टायर्ड का मतलब क्या हुआ? मीनिंग नेगेटिव हो गया. मीनिंग अगर नेगेटिव हो गया है तो इस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ ये जो एवरी लिखा है इसको हम हटाकर इसी जगह क्या लिखेंगे? एनीथिंग. हाँ जी, बात समझ आ गई बच्चों को? बात समझ आ गई बच्चों को? ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 आते हैं. लिखा है शी वाज टू एंग्री. यहाँ टू की वजह से मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. जब नेगेटिव हो गया है तो नेगेटिव की वजह से इस नो को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे. वेरी सिंपल है कि नहीं? आराम से हमें बच्चों यहाँ हम छोटा सा लॉजिक बना सकते हैं. क्या लॉजिक बना सकते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा. बहुत 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 मजेदार पॉइंट है. पेपर में पूछा जाता है हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर टू के साथ टू वी वन जुड़ा हुआ मिलता है या फिर हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को इस जब टू के साथ टू वी वन लिखा हुआ मिलता है तो इसका मीनिंग अपने नेगेटिव होने की वजह से हम नेगेटिव होने की वजह से इसके ठीक बाद हम सम को एवरी को या नो को यूज नहीं करते. हम इनको यूज नहीं करते. इन सभी को हटाकर हम इसी जगह पर क्या यूज करेंगे? हम इन सभी को हटाकर इसी जगह यूज करेंगे एनी का. समझ आ गया? मैंने कहा समझ आ गई बात. आगे ना. चलो जी, ये बात समझ आ गई. फाइन. बात समझ आ गई. अब ये वाली बात समझ आ गई तो इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता. आपकी सवाल का जवाब मैंने दे दिया. हरी स्कूल इजी नेगेटिव हो गया है. मीनिंग नेगेटिव होने की वजह से इस नो को हटाकर यहाँ हम एनी वर्क करेंगे. इजी. ठीक है, अब आगे बात दूसरी बात. दूसरी बात हमें क्या समझ आती है? एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा कायदा आपको ध्यान रखना है. इन दैट इज लिखता हूं. एक कायदा आपको ध्यान रखना है. इन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर. क्या मतलब होता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर यानी कि ढांचे में परिवर्तन. बट द मीनिंग डज नॉट चेंज. लेकिन जो मीनिंग है वो नहीं बदलता. मीनिंग डज नॉट चेंज. एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी ढांचे में हम परिवर्तन करते हैं वाक्य के, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता. किसी भी लिखे हुए वाक्य का स्ट्रक्चर भले ही हम बदल दें, लेकिन उसका क्या नहीं बदलना? मीनिंग नहीं बदलना. क्या नहीं बदलना? मीनिंग नहीं बदलना. जब स्ट्रक्चर बदल जाए, मीनिंग नहीं बदले, इस सिचुएशन को कैसे क्लियर किया जाएगा? थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग. मेरे बच्चों, अगर टू के साथ हमें टू फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिलती है तो हम इसी टू के साथ लिखे हुए टू को चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं. और वो तरीका है सो. सो के बाद हमने लिखा एडजेक्टिव. आगे हमने इस टू को हटाकर लिख दिया दैट. जो भी हमारे लिखे हुए वाक्य का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हमने फिर से लिख डाला. ठीक है. अब इस सब्जेक्ट के बाद हम मेरे छोटे भाइयों अब यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट के लिए कुड. ठीक है, जब हम बताने की कोशिश करते हैं क्या चीज? अयोग्यता. यानी क्या बताने की कोशिश करते हैं? इनएबिलिटी. इनएबिलिटी का मतलब है अयोग्यता. यानी जब कोई किसी काम को करने के योग्य ही नहीं हो. मैंने कहा जब कोई किसी काम को करने के योग्य नहीं हो. ठीक है भाई, अब ध्यान से देखते हैं. इसी लिखे हुए वाक्य को दोबारा से लिख सकता हूं. क्या कहता है? ही इज सो पुअर. आगे मैंने लिखा दैट ही वह इतना गरीब है कि वह किसी चीज के खर्च को नहीं झेल सकता. अफोर्ड का मतलब किसी खर्च को वहन करना. तो क्या लिखेंगे? ही. आगे लिखेंगे कैन नॉट. आगे लिखेंगे अफोर्ड. और आगे क्या लिखेंगे? एनीथिंग. मेरे को बात समझ आ गई. ठीक है, अब ये एनी क्यों आया आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा. ठीक है, वह इतना गरीब है कि वह किसी खर्च को वहन नहीं कर सकता. ठीक है, दूसरे वाक्य बताते हैं. इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे. ही ना इज सो टायर्ड. ही ना इज सो टायर्ड दैट. ही ना के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन शी. प्रेजेंट होने की वजह से कैन नॉट कैरी. भाई अब देखो अगर कोई इंसान थका हुआ है तो उसमें योग्यता है ही नहीं कि वो किसी बोझ को उठा सके. नॉट एट ऑल. दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस. ही ना इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट कैरी एनीथिंग. इजी. ठीक है, इजी हो गया. फाइन. अगले सवाल की बात करें. शी वाज सो एंग्री. शी वाज सो एंग्री दैट शी कुड नॉट हियर एनीथिंग. गुस्से में इंसान को सुनने की योग्यता खत्म हो जाती है. अगर किसी इंसान को गुस्सा आ जाए ना तो गुस्से में योग्यता होती नहीं है. वो कोई चीज सुन ले समझ ना गुस्से में पागल हो जाता है इंसान. अच्छा बच्चों, हम लोगों को कभी-कभी लिखे हुए वाक्यों में क्या दिखाई देता है? बिहेवियर भी दिखाई देता है. कुछ इंसान का बिहेवियर योग्यता होता है लेकिन वो काम करता नहीं है. तो बिहेवियर बताने के लिए हम प्रेजेंट के लिए डूडल्स और पास्ट के लिए डिड आगे हम इसके साथ नोट का यूज कर लेते हैं. जैसे इस लिखे हुए आखिरी वाक्य को ध्यान से देखें. हरी इज टू लेजी. लेजी का मतलब आलसी. हरी बहुत आलसी है. ठीक है, हरी इतना आलसी है कि वो कोई काम करना चाहता नहीं है. यानी वो कर सकता है लेकिन उसका बिहेवियर आलसी होने की वजह से वो कोई काम करना नहीं चाहता है. गंदा बच्चा हो गया. तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे हरी इज सो लेजी दैट ही डज नॉट डू एनी वर्क. वह कोई काम नहीं करता है. ये उसका बिहेवियर हो गया है. ठीक है, एक बार बच्चों सारी कहानी को रिवाइज करके देखो फटाफट से. एक बार सारी कहानी को रिवाइज करके देखो फटाफट से. जाने सारे इसको इस एप्लीकेशन का नाम नोट है बेटा. अच्छा, एनीथिंग की जगह सॉरी गाइस, सॉरी आई फील सॉरी फॉर दिस. एनीबॉडी. सॉरी फॉर दैट. ओके. बेटा इस एप्लीकेशन का नाम है नोट. NOPE. ठीक है, अब पढ़ लो मिस्टर. ठीक है, ओके. चलो अब आपके पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है? ये बात तो आई थी. चलिए मैंने आपके सामने सवाल लिखा. मीनाक्षी इज टू रूड दैट शी डज नॉट टॉक वेल. बेटा सेंटेंस में कोई एरर करके मुझे बताने की कोशिश करेंगे.
माफ करना। मैंने 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बनाओ बनाओ, फिर इस क्लास वाले दिखाई चलो बताओ, अब इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहानी में ये ट्विस्ट है कि अगर हम 2 के साथ पेयर बनाकर चलते हैं तो 2 1 पेयर बनता है। अगर हम 100 के साथ बात करते हैं तो बैक का पेयर बनता है। अब इस पेयर में पेपर वाला क्या करवा देता है, पेपर वाला ये करवा देता है कि इस 2 के साथ कभी-कभी बैक का पेयर बना के दे देगा आप लोगों को, और ठीक इसी तरीके से कभी-कभी 100 के साथ 2 भी बनता है। तो ये पेयर बनाना गलत है, उल्टे हो जाते हैं, ये गलत है। तो मेरे बच्चों इस सवाल को कैसे ठीक करेंगे, बैक के साथ पूरा सेंटेंस आगे लिखा है तो इस 2 को हटाकर 100 की बात करेंगे। यहाँ पर 2 1 के साथ पूरी कहानी कही गई है तो हम 2 के साथ इसका पेयर बनाएंगे। अब क्योंकि आप जानते हैं कि 100 का यूज हम आगे बैक के साथ करते हैं तो 100 का यूज बिना बैक के नहीं होता है, बैक नहीं तो 100 भी नहीं, और इसको हटाकर हम फिर वेरी का ही यूज करते हैं। अगर पेपर आपको याद दिलाना है तो पेपर ये याद दिलाता है कि 100 का इंडिपेंडेंट यूज नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट यूज नहीं करेंगे, 100 के साथ हम बैक लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो खैर आज के लिए भाई यहाँ तक आप पढ़ जाएंगे अच्छे से, खुशी से, फिर हम इसी कहानी को आगे लेकर चलेंगे। ओके फाइन, पहले इसी कहानी को यहाँ तक अच्छे से पढ़ जाएंगे दोस्तों, रिवाइज करके आएंगे, अगली क्लास में कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। आई होप वीडियो खूबसूरत है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी एडजेक्टिव्स में पढ़ा आधा अधूरा, कोई कंफ्यूजन आपको